हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इससे अब आज के लेक्चर से 2 लेक्चर पहले, यानी कि जो 5th लेक्चर हमारा था, उस 5th लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम किसी भी एक फोर्स के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ वर्क करते हैं, तब वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तब जो वर्क है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एक स्प्रिंग फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, तब जो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि इफ an external force does some work on an object against, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, देन द वर्क डन gets stored in form of स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बच्चों, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर और कुछ वर्क करता है, तब वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो कंसीडर करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कंसीडर करिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो स्प्रिंग इस फिक्स्ड वॉल से अटैच्ड है। स्प्रिंग का एक एंड जो है वो इस फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड, और स्प्रिंग के दूसरे एंड पर एक m मास का ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के जो दोनों एंड्स हैं उसमें से एक एंड इस फिक्स्ड वॉल के ऊपर अटैच्ड है और जो दूसरा एंड है वो इस m मास के ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है। ये जो सरफेस हमारा है, ब्लॉक और जो सरफेस है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये स्प्रिंग जो है ये बहुत लाइट स्प्रिंग है। इसका मास जो है, स्प्रिंग का मास इस ब्लॉक के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। क्लियर है? इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k के बराबर है। क्लियर है? इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है। k क्या है इसको हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल इस पोजीशन पर जब ब्लॉक है, इस पोजीशन को हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। ये वो पोजीशन है जिसमें कि स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में है। स्प्रिंग जो है ना खिंचा हुआ है और ना ही कॉम्प्रेस्ड है, ना इलोंगेटेड है और ना ही कॉम्प्रेस्ड है। स्प्रिंग अभी फिलहाल अपने नेचुरल स्टेट में है, यानी कि ब्लॉक जो है यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो जिस पोजीशन पर ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम पे है, उस पोजीशन को हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 कहते हैं। अब एक बात को समझिएगा, अगर आप इस स्प्रिंग पर फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे, बाहर की तरफ पकड़कर खींचेंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप इसको खींचेंगे बाहर की तरफ, तो ये स्प्रिंग जो है ये अंदर की तरफ ब्लॉक को खींचेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ब्लॉक को पकड़कर बाहर की तरफ खींच रहे हैं, यानी फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग भी आपका खिंच जाएगा, स्प्रिंग पर भी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो स्प्रिंग पलटकर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स को हम एफएस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी स्प्रिंग पर आप अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ इसको धक्का देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो उस केस में स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग का फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा। आप नोटिस कीजिए एक चीज को कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में। ब्लॉक को अगर आप बाहर की तरफ खींचेंगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर ब्लॉक पर आप नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो स्प्रिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट और जो स्प्रिंग का फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑलराइट। तो इसीलिए जो स्प्रिंग फोर्स हमारा है दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई? जैसे जैसे आप इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचते चले जाएंगे डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा और स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। आपको फिर और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसे बाहर खींचने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है हमारा k, और इसके साथ साथ एक नेगेटिव साइन भी आता है। ये k जो है बच्चों ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऑलराइट। k हमारा क्या है? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज k? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट है, क्या यूनिट होनी चाहिए भाई? k x को अगर इधर ले आए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट नीचे इसकी ऐसा यूनिट मीटर, यानी k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है स्प्रिंग फोर्स जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, तब जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क किया जाएगा वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है। इसका एक एंड फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है ब्लॉक से कनेक्टेड है। फिलहाल स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में है, यानी स्प्रिंग पर कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई उसका इलोंगेशन भी नहीं है। स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में है, यानी ब्लॉक जो है यहां पर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है। उस पोजीशन को मैंने x इज इक्वल टू 0 कह दिया। मैंने आपको बताया कि अगर हम इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा, अगर हम इस ब्लॉक को अंदर की तरफ खींचेंगे तब स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ होगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। आपको अपने हाथ पर अंदाजा होगा जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और फर्दर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले से और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग ने अपोजिट डायरेक्शन में अपने फोर्स को बढ़ा लिया है। यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर स्प्रिंग फोर्स आपका बढ़ रहा है, दैट मींस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट आया k, साथ में माइनस साइन। ये k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर है, और नेगेटिव साइन हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक चीज और समझिए, स्प्रिंग कांस्टेंट k की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है, स्प्रिंग कितना हार्ड है। जो स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगा उसके k की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, जो स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा उसके k की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग आगे फर्दर इसको समझते हैं कि ये मैं मिटा दे रहा हूं ना यहां पर, ये आपको समझाने के लिए मैंने बस बताया था। चलिए इसको समझिएगा जरा। फिलहाल अभी जो ब्लॉक है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है। अब अगर मैं इसी ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अगर मैं इसे बाहर की तरफ खींचूं
और खींचकर अगर मैं इस ब्लॉक को सपोज करिए कि इस पोजीशन पर ले आता हूं, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है आपका इलोंगेट हो जाएगा, ऐसे खिंच जाएगा। क्लियर है? अब स्प्रिंग जो है बच्चों वो अब इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। मान लीजिए इस पोजीशन को मैं कह दे रहा हूं x, x इज इक्वल्स टू xm कह दे रहा हूं मान लीजिए। तो इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? xm। क्लियर है? समझ रहे हैं इस बात को? तो अब जब आप इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ फोर्स लगाकर और इस स्प्रिंग को जब आप इसके जीरो पोजीशन से एक्सएम पोजीशन तक खींच कर लेकर आते हैं, तो आपने जाहिर सी बात है बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। याद कर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए, तो हम हमेशा जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं उतना ही फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट फोर्स जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहां से यहां उठाकर लेकर आया जा सके। ठीक है, तो भाई हमने स्प्रिंग को ये हम यहां लेकर आ रहे हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर एक और कंडीशन आप समझिए कि अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके और ब्लॉक को यहां ले आता, तो उस केस में ये स्प्रिंग हमारा और कंप्रेस हो जाता, राइट? ये कुछ ना कुछ स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होता। अब सपोज करिए कि ये हमारा, इसको मैं कह दे रहा हूं, अच्छा एक्सएम पोजीशन कह दिया, तो इस दौरान आप समझिए हमने किया क्या है, हमने इस स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड है इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हमने इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमने फोर्स लगाया, हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी स्प्रिंग फोर्स हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हमारा वर्क जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग भी अपना वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? ठीक है, ये वर्क डन हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग देखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है -kx और कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है, मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि dx अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस से। ठीक है कि भाई फोर्स तो -kx लगता है, स्प्रिंग फोर्स -kx है, और मान लीजिए कि dx डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया गया है। तो जो थोड़ा सा जो वर्क dw किया गया है वो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी -kx इंटू dx। और अगर हम इसी वर्क को, अगर हम इस ब्लॉक को किसी xi पोजीशन से, किसी इनिशियल पोजीशन xi से किसी फाइनल पोजीशन xf तक लेकर जाते हैं, इस दौरान जो वर्क हुआ है वो वर्क कितना होगा? dw का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये हो जाएगा k बाहर आ जाएगा -k इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, ये हो गया इक्वल्स टू ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ये हो गया -k। x dx का इंटीग्रल क्या होता है? x²/2, और इसके जो लिमिट्स हैं वो आपका है xi से xf। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो वर्क आपका क्या हो जाएगा? -k/2 इंटू xf, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो xf² माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं xi²। राइट बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -k -12 k xf² -12 k xi²। ऑलराइट, ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन है। इन केस अगर जो इनिशियल पोजीशन है वो हमारा 0 हुआ, तो स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? xi की जगह 0 पुट कर दीजिए, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 k xf²। ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन है। तो स्प्रिंग ने वर्क डन जितना किया है, हमने एग्जैक्टली उतना ही वर्क किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क किया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये कितना हो जाएगा? +12 k
एक्स एफ स्क्वायर। अगर मैं एक्स एफ की जगह, चूंकि सिर्फ एक ही पोजीशन है बच्चों, इसलिए अगर मैं एक्स एफ की जगह एक्स लिख दूं तो उस केस में जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्टली सिर्फ वर्क डन कह दें, ये हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर है। और यही जो वर्क हम कर रहे हैं, ये वर्क इस ब्लॉक के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जानी चाहिए, यानी कि यही आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग के अगेंस्ट, इसे मैं V ऑफ X सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh था, ठीक है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते थे तब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो mgh था, उसी तरीके से जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया भाई, हम इस ब्लॉक को एक जगह से उठाकर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा करने के दौरान हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग के अगेंस्ट और हम कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कुछ वर्क कर रहे हैं। उसी तरीके से इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान स्प्रिंग ने भी कुछ फोर्स लगाया है। तो जब स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ स्प्रिंग ने वर्क किया होगा। तो भाई स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है, तो जो थोड़ा सा जो वर्क हुआ है वो माइनस फोर्स यानी के एक्स इंटू डी एक्स होना चाहिए। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, के को बाहर ले लिया और उसके बाद इंटीग्रेट इसका इतना आ गया, लिमिट पुट करने पर यार माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर और सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। अगर इनिशियल पोजीशन एक्स आई हमारा 0 है तो इस केस में हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क है और स्प्रिंग का वर्क और हमारा वर्क इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए अगर स्प्रिंग के वर्क के साथ माइनस है तो हमारे वर्क के साथ प्लस होगा, प्लस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो वर्क है फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा। स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं यही वर्क तो पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों जो स्प्रिंग फोर्स हमारा है, ये स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है नेचर में। देखिए आपके पास जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क डन था उसका जो फॉर्मूला आया था वो हमारा था माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर, राइट, यही आया था। और यही जो वर्क है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था जब एक्स आई हमारा 0 के बराबर, अगर एक्स आई 0 नहीं होगा तो ये हमारा हो जाना चाहिए। अब सपोज करिए कि आपने एक्स आई पोजीशन से स्टार्ट किया स्प्रिंग को, मतलब ब्लॉक को मूव करना, और उसको खींचकर और वापस से आप एक्स आई पोजीशन पर ले जाकर रख देते हैं, यानी कि इनिशियल पोजीशन जो है और जो फाइनल पोजीशन है अगर बराबर हुए तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह लीजिए कि जो वर्क डन है वो कितना होगा, माइनस इन दोनों को मान लीजिए हम x के बराबर लिखते हैं, एक्स आई और एक्स एफ दोनों, यानी जिस पोजीशन से आपने ब्लॉक को मूव करना शुरू किया वापस से अगर आप ब्लॉक को उसी पोजीशन पर ले जाकर रख देते हैं तब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हो गए, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स एफ की जगह x लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स आई की जगह भी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो उस केस में जो आपका वर्क डन है वो आ जाएगा 0। आप नोटिस कीजिए कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों हमारा सेम होता है और उस केस में अगर वर्क डन किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर हमारा 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब हमने सीखा था कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दैट मींस कि स्प्रिंग फोर्स जो है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। ठीक है, अब मान लीजिए
कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू जो है प्लस माइनस एक्सएम है। प्लस माइनस एक्सएम मतलब देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए पोजीशन आपका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपने इसको पकड़कर और बाहर की तरफ खींचा, जिस वजह से जो ये स्प्रिंग है ये आपका इलोंगेट हो गया, ठीक है। और ये आपका यहां तक पहुंच गया, यहां तक आपने खींचा है, तो ये जो पोजीशन है ये आपका प्लस एक्सएम हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका मीन पोजीशन, तो यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और फिर जब आपने मान लीजिए कि आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस एक्सएम, है ना। ये प्लस एक्सएम और ये माइनस एक्सएम, क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन यानी बिल्कुल एंड पोजीशंस जो हैं, अगर ये प्लस एक्सएम और माइनस एक्सएम, क्लियर है, तो उस केस में हम किसी इंटरमीडिएट पोजीशन, हम किसी इंटरमीडिएट पोजीशन x की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, इंटरमीडिएट पोजीशन x की अगर बात करें, उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए जरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आप समझिए, देखिए जब आप स्प्रिंग को ऐसे पकड़कर एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर और छोड़ देंगे, तो स्प्रिंग जो है आपका इस तरीके से आगे पीछे मूव करेगा, राइट। जब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पर होगा, जैसे इधर से आ रहा है यहां पर पहुंचने के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, यानी कि एक्सएम की बात करें, प्लस माइनस एक्सएम की, तो यहां पर चूंकि वेलोसिटी 0 है, इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी होगी इक्वल टू 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो होगी इक्वल्स टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर। यानी कि एक्सट्रीम एंड पर चूंकि स्प्रिंग की वेलोसिटी 0 है, वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर है उस पोजीशन पर, इसीलिए कोई काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर आप मीन पोजीशन की बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ ना कुछ, जब ये इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी इसकी यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसकी हो जाएगी इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, ये क्या है, x क्या है, पोजीशन है। अब यहां पर x की जगह अगर आप 0 पुट कर दें xm की जगह, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी ये बात आप समझिए कि स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक को अगर आप खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है खींचने के दौरान आपने कुछ वर्क किया है ना, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खुद को यूटिलाइज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और वेलोसिटी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते 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 मीन पोजीशन में पहुंचने पर सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फिर ये जब इधर मूव करेगा तो स्प्रिंग वापस से फोर्स लगाना शुरू कर देगा, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होते होते इस एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर से वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0, सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर, यानी मान लीजिए अगर मैं इस पोजीशन की बात कर दूं, ये x पोजीशन है, इस x पोजीशन पर ये स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी किसी बीच के पोजीशन पर, और चूंकि इक्विलिब्रियम से कुछ दूरी पर है इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी एनर्जी है,
वो हम जानना चाहते हैं, और किसी बीच के पोजीशन पर कितनी एनर्जी है हम जानना चाहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर होने चाहिए ना, उसको हम इक्वेट करके देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम बात करें तो जो एनर्जी है बच्चों वो है इक्वल्स टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ये ना एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर हाफ के एक्सएम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। और किसी बीच के पोजीशन पर, इंटरमीडिएट पोजीशन एक्स पर अगर देखें तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहां पर किसी ना किसी स्पीड से ये मूव कर रहा है इधर, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और चूंकि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है, इसलिए इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसको मैं मीन पोजीशन पर कह रहा हूं और इसको मैं किसी बीच के इंटरमीडिएट पोजीशन पर कह रहा हूं। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट पोजीशन पर एनर्जी है और जो मीन पोजीशन पर एनर्जी है दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, राइट। देखिए हाफ 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 तीनों में कॉमन है, कट गया, ठीक है। के एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कॉमन हो जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और इस m को अगर इधर ले आए तो v स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा k अपॉन m इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि वेलोसिटी जो है किसी भी एक पॉइंट पर ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ k अपॉन m इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें एट x इज इक्वल्स टू 0 तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, इट विल बी इक्वल टू रूट के अपॉन m। x तो 0 हो जाएगा यानी एक्स एम स्क्वायर बचेगा, और एक्स एम स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आकर हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स एम। यानी कि आप इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को जितना इक्विलिब्रियम से दूर खींचेंगे, यानी एक्सएम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए तो ये इस बात को समझिए जरा कि यहां तक तो आप बात समझ गए। देखिए अब किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू प्लस माइनस एक्सएम है, इंटरमीडिएट पोजीशन को हमने पोजीशन x ले ली है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर आ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, आपने सारा वर्क किया है ना, वो सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऑलराइट, तो x इज इक्वल्स टू xm पर एनर्जी हाफ के xm स्क्वायर के बराबर है। किसी बीच के पोजीशन पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी, और कुछ स्पीड भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। यानी यहां पर एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के फॉर्म में है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट पर एनर्जी सेम होने चाहिए, तो दोनों को मैंने इक्वल पुट करके इक्वेट कर दिया, वेलोसिटी मेरा ये आ गया। लेकिन यही अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 की बात करें तो यहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x को हटा दीजिए तो k बाई एम एक्स एम स्क्वायर का रूट, एक्स एम स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, एक्स एम बच जाएगा, इतनी वेलोसिटी इसकी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक छोटी सी चीज है उसको करके फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो स्प्रिंग के केस में बच्चों वर्क डन या फिर जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारा मिला है इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमारी होती है इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमने देखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर
जो एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और मीन पोजीशन पर जो एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर एक्सआई यानी इंटरमीडिएट पोजीशन पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है किसी भी एक पॉइंट पर वो हमारा आता है इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम इंटू एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटरमीडिएट पोजीशन यानी जीरो पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो हमारा आता है एक्सएम इंटू रूट के अपॉन एम। चलिए, इतनी सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले हमने सीखे हैं आज, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक मैं आपको एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाना चाहता हूं। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा बच्चों। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये हमारी एनर्जी होगी, राइट। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्यों ऐसे बन रहा है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैं बना रहा हूं बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये ग्राफ क्या बता रहा है ये जीरो पोजीशन है, ये माइनस एक्सएम पोजीशन है, और ये प्लस एक्सएम पोजीशन। देखिए माइनस एक्सएम पोजीशन पर सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। फिर जैसे जैसे पोजीशन आपका इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है, राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाती है, और फिर आप प्लस एक्सएम की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें तो इंटरमीडिएट सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, होते होते जीरो पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। फिर आप और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आइए तो काइनेटिक एनर्जी फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो जा रही है। यानी जहां पर आप देख रहे हैं जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सच दैट इनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। फिर जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, और उस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के सारे फॉर्मूले हैं। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पर एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर होता है, और मीन पोजीशन पर सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। इंटरमीडिएट पोजीशन पर एनर्जी दोनों के सम के फॉर्म में है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हमने जो स्पीड है वो निकाल लिया था, ये v हमारा स्पीड है, ठीक है, स्मॉल v। और इंटरमीडिएट पोजीशन पर जो वेलोसिटी है,
ठीक है, ये हमने थ्योरी में हमने ये सब सीख लिया है। चलिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। टू स्प्रिंग्स हैव force constant, two springs have force constant K1 and K2। क्लियर है बच्चों? दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या है? K1 और K2। और क्वेश्चन में गिवन है कि K1 इज ग्रेटर देन K2, राइट? तो कह रहा है कि ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, ऑन विच spring is more work done if, पहला पार्ट है they are stretched by same force, they are stretched by same force, ठीक है? और दूसरा पार्ट है they are stretched by same amount। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं बच्चों, इसको समझिएगा जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और K1 जो है वो ग्रेटर है K2 से, यानी पहला स्प्रिंग हार्ड है दूसरे स्प्रिंग के कंपैरिजन में। कह रहा है ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन। अब दो स्प्रिंग पर हम वर्क कर रहे हैं और दोनों में से कह रहा है किस पर ज्यादा वर्क किया जा रहा है, यानी कंपेयर करने को कह रहा है। और कंडीशन दिया है कि इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, अगर इन पर सेम फोर्स लगाकर स्ट्रेच करते हैं तब किस पर ज्यादा वर्क होगा, और अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच करते हैं तब किस पर ज्यादा, सेम अमाउंट यानी सेम डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच करते हैं। तो पहला पार्ट जरा देखते हैं बच्चों। तो कह रहे इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, पहले वाले स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स माइनस K1 इंटू X1 मान लेते हैं, ठीक है? और दूसरे स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा माइनस K2 इंटू X2। अब कह रहा है कि दोनों फोर्सेस बराबर है, दैट मींस इसमें कहा जा रहा है कि K1 X1 और K2 X2 दोनों बराबर है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहां से बच्चों K1 अपॉन K2 ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू X2 अपॉन X1, राइट? K1 अपॉन K2 क्या आ रहा है? X2 अपॉन X1 के बराबर आ रहा है। अब अगर वर्क का रेशियो हम ले लें, पहले स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क हो रहा है अपॉन दूसरे स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क हो रहा है, इसका रेशियो लेकर देखते हैं। पहले स्प्रिंग के ऊपर कितना वर्क होगा? हाफ, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, डिस्प्लेसमेंट इसका X1 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय हाफ पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और डिस्प्लेसमेंट इसका X2 स्क्वायर है। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो गया इक्वल्स टू K1 अपॉन K2, ठीक है, इंटू X1 स्क्वायर अपॉन X2 स्क्वायर, राइट? अब देखिए X2 अपॉन X1 अगर मैं इसका उल्टा कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू X1 अपॉन X2, राइट? तो X1 अपॉन X2 जो है वो किसके बराबर है? सॉरी, ये K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 जो है, देखिए K2 है, K1 को इधर ले आएंगे तो K2 अपॉन K1 हो जाएगा, इस साइड X1 है, X2 को उधर भेज देंगे तो K2 अपॉन K1 सॉरी X1 अपॉन X2 की जगह K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं। तो इसमें ये K1 अपॉन K2 तो है ही,
मल्टीप्लाइड बाई x1 अपॉन x2 की जगह हम लिख दे रहे हैं k2 अपॉन k1, तो ये हो जाएगा आपका k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, राइट। ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारा इक्वल्स टू k2 अपॉन k1। तो जो वर्क डन W1 बाई W2 है वो हमारा है इक्वल्स टू k2 बाई k1, और k2 बाई k1 जो नंबर है वो 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा। देख k1 बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, दैट मींस कि ये नंबर हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, राइट। दैट मींस कि W1 बाई W2 शुड बी लेस देन 1, विच मींस कि W1 इज लेस देन W2। तो दूसरे स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा वर्क हुआ है, पहले स्प्रिंग के ऊपर कम वर्क हुआ है। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम इनको सेम अमाउंट से स्ट्रेच करते हैं तब क्या होगा, तब ये देखते हैं जरा क्या होगा। सेम अमाउंट से स्ट्रेच करने का मतलब कि x1 और x2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है। तो यहां पर x1 x2 जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तब यहां पर वर्क का रेशियो क्या होगा देखते हैं जरा। ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ k1 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई दोनों x1 x2 बराबर है, मान लीजिए x के बराबर कह देते हैं। सेकेंड केस में सेम अमाउंट से स्ट्रेच करें, यानी x1 x2 बराबर है x के बराबर, तो x1 की जगह हमने लिख दिया x। उसी तरीके से हाफ k x2 स्क्वायर, हाफ k2 और x स्क्वायर, x2 की जगह भी x कट दिया, x स्क्वायर कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये आपका आ रहा है इक्वल्स टू k1 बाई k2। अब देखिए k1 बड़ा है यानी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये नंबर हो जाएगा ग्रेटर देन 1। सो दैट मींस कि W1 अपॉन W2 जो है ये हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में पहले स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क है वो ग्रेटर है देन द वर्क ऑन द सेकंड स्प्रिंग। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों इसको नोट करिएगा, कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग when stressed by x meter is 10 जूल। ठीक है, जब हम एक स्प्रिंग को 10 जूल से स्ट्रेच करते हैं, सॉरी x मीटर से स्ट्रेच करते हैं, तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज the amount of work done, what is the amount of work done on same spring, on same spring to stretch it by additional distance x, by additional distance x। चलिए सवाल को समझिए, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय x मीटर इज 10 जूल। जब आप एक स्प्रिंग को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, वहां से अगर आप उसको x मीटर तक मूव करते हैं तो 10 जूल आपको वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए उसमें 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रही है। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसी स्प्रिंग के ऊपर, सेम स्प्रिंग के ऊपर, टू स्ट्रेच इट बाय एडिशनल डिस्टेंस x, यानी x तो आपने कर दिया है। ठीक है, अब x से और x डिस्टेंस मूव करने के लिए जो एडिशनल आपको वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, यानी x से 2x डिस्टेंस मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको पता करना है। ट्राई करें एक बार खुद से, वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों?
चलिए मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आसान सवाल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय x मीटर। तो जब स्ट्रेचिंग जो है x मीटर के बराबर है तो उस केस में बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी v जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये ना होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10 जूल के बराबर है। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जब हम इसे एडिशनल x डिस्टेंस मूव करना है तो एडिशनल डिस्टेंस जब x हो जाएगा तो पहले से x था और x और कर दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 2x। सिर्फ x और नहीं लिखेंगे कि भाई ठीक है और x के लिए यहां पर x का फॉर्मूला x, ये x क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। कई लोग सोच रहे हो कि ठीक है x ही डिस्टेंस और मूव करना ना, पहले x डिस्टेंस पर 10 जूल वर्क किया तो अगले x डिस्टेंस पर भी 10 जूल वर्क करेंगे। नहीं, समझिए शुरुआत के जो 10 x डिस्टेंस हैं उसमें स्प्रिंग ने कम कम फोर्स लगाया होगा अपोज करने के लिए, बाद में ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाया होगा। याद करिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स हमारा होता है -kx। x जैसे जैसे बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, तो पहले x के लिए स्प्रिंग फोर्स कम होगा, अगले x के लिए स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट यहां 10 जूल लिखना जवाब नहीं मिलेगा आपको। आपने x डिस्टेंस पहले मूव किया था, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि अगर ये ऐसे आपने इस स्प्रिंग को ऐसे करके x डिस्टेंस मान लीजिए आपने मूव किया, ठीक है, यहां से आपने x डिस्टेंस मूव किया। अब इस स्प्रिंग को और x डिस्टेंस मूव करना है, ठीक है, और x डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। 2x डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो हम लोग निकालना है, और x डिस्टेंस पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पता है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का x डिस्टेंस में जितनी एनर्जी स्टोर हुई, जितना वर्क करना पड़ रहा है वो निकल कर आ जाएगा। तो भाई अब जब टोटल डिस्टेंस 2x है तब जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कह दे रहा हूं, इसको मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कह दे रहा हूं। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो 2 का स्क्वायर 4 है उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूं। देखिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी 2x डिस्टेंस पर यहां पहुंचने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो हो रही है 4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या है 10 जूल के बराबर, 4 इंटू 10 यानी कि 40 जूल। देखिए जब ये x पोजीशन पर जब ये था तब यहां पर इसके पास एनर्जी स्टोर्ड थी 10 जूल, यानी आपने 10 जूल का वर्क किया होगा। जब ये 2x पे पहुंच गया यहां पर एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड है वो है 40 जूल, राइट। तो आपने एडिशनल x डिस्टेंस मूव करने के लिए कितना और वर्क किया है, 10 जूल से 40 जूल यानी 30 जूल और वर्क किया है। तो जो एडिशनल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच बाय एडिशनल x डिस्टेंस, तो जो एडिशनल वर्क हुआ है एडिशनल डिस्टेंस मूव करने के लिए वो एडिशनल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 40 जूल माइनस 10 जूल विच इज इक्वल्स टू 30 जूल। इतना हमने एडिशनल वर्क किया है। क्लियर बच्चों? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल और देखते हैं हम लोग। चलिए एक आखिरी सवाल है बच्चों, इस आखिरी सवाल को भी नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अ बॉल ऑफ मास m, a ball of mass m is dropped from height, a ball of mass m is dropped from height h on platform fixed on platform fixed on
स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म फिक्स्ड है, ठीक है, उसके ऊपर उससे भी h हाइट ऊपर से m मास के बॉल को हमने ड्रॉप किया। कह रहा द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x। ठीक है, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k? समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक m मास का ब्लॉक, एक m मास का बॉल है जिसे हम h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म कहां पर फिक्स्ड है? एक स्प्रिंग के ऊपर। यानी सपोज करिए ये फ्लोर है और ये फ्लोर के ऊपर इस तरीके से एक स्प्रिंग, ठीक है, इस स्प्रिंग के ऊपर ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। ऑलराइट, और इससे भी h हाइट ऊपर, यहां से h हाइट ऊपर एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है h हाइट ऊपर, यहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने के बाद क्या होगा? ये बॉल कुछ वेलोसिटी से जाकर इसके ऊपर फॉल करेगी, फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, इसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा ना दब जा रहा है, नीचे की तरफ कंप्रेस हो जा रहा है इस तरीके से। क्लियर है? ये x डिस्टेंस से नीचे डिप्रेस हो जा रहा है। कह रहा है व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट k? इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए, जो इनिशियल पोजीशन है बॉल का वो ये है, और जो फाइनल पोजीशन है बॉल का वो ये है, राइट? तो ये हाइट h है और ये हाइट x है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉल का वो h प्लस x हुआ है ना, राइट? टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h प्लस x। तो अगर इस पोजीशन को मैं x इज इक्वल टू 0 मानूं, ठीक है, इस पोजीशन को, क्योंकि बॉल यहीं तक आया है ना, तो इसको x इज इक्वल टू 0 नहीं मानना है। यहां पहुंचने पर बॉल की सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जा रही है, यानी इसी पोजीशन को हम x इज इक्वल टू 0 मानेंगे। तो बॉल जब हमारा इस हाइट पे प्रेजेंट है, तो इस हाइट पर बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर यहां से देखिए हो क्या रहा है कि आप यहां से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट h है, बॉल आकर फॉल हुई, फॉल होने की वजह से कुछ फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगने की वजह से कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होकर ये यहां तक पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद बॉल फाइनली जो रेस्ट पर है, बॉल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गई, काइनेटिक जो एनर्जी थी उसी खत्म हो गई, अब स्प्रिंग के अंदर एनर्जी चली गई। तो जहां तक बॉल आपकी आई है, इस पोजीशन को हम 0 पोजीशन ले लेते हैं। तो यहां से अगर हम बॉल को ऊपर देखेंगे उसके ओरिजिनल हाइट तक, तो यहां से कितना हाइट नजर आएगा? ये h और ये x, यानी h प्लस x। तो भाई अगर ये x इज इक्वल टू 0 है, इसको अगर हम रेफरेंस लेंगे तो h प्लस x हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू h प्लस x, राइट? अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गई, कहां गई ये पोटेंशियल एनर्जी? इस पोटेंशियल एनर्जी ने को किस चीज में यूज किया गया है? इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है? x अमाउंट ऑफ कंप्रेशन है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जो ट्रांसफर हुई है वो कितनी एनर्जी है? हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। भाई यहां पर तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल स्टेट पे था, यहां पर तो कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब ये कंप्रेस हो गया x डिस्प्लेसमेंट से, तो इसकी पोटेंशियल हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर कहां से आई? ये एनर्जी कहां से आई? ये जो एनर्जी थी mg h+x यहीं से आई। तो दैट मींस के कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाफ
के एक्स स्क्वायर जो है वो mg इंटू एच प्लस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये 2 इधर आ गया तो 2mg इंटू एच प्लस एक्स, और ये जो k है, ये k जो है वो इधर आ जाएगा आपका नीचे। और यहां से अगर आप x लिखना चाहें तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट 2mg इंटू एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई k। अच्छा सॉरी, हमसे क्या पूछा जा रहा था, k पूछा जा रहा था। व्हाट इज दी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, अच्छा k पूछा जा रहा है, तो बच्चों हम k को इधर ही छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है बच्चों ये आपकी आ रही है इतनी 2mg h प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर h पता है कितनी हाइट है, कितना कंप्रेस हुआ ये पता चल जाए और उस बॉल का मास पता चल जाए तो आप डायरेक्टली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम लोगों का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे बच्चों, तब तक के लिए यहां तक जो भी आपने पढ़ा है अपने एंड से जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहां तक के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।